हाँ बंद था। अरे यार कैसे काम मत करो यार, स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं देगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी ऑनलाइन वालों को। ठीक है, क्योंकि जितने भी जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो भी हैं वो सारे वर्किंग है या फिर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो लाइव बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं। वो सब क्या चाहते हैं, रिकॉर्डेड मिल जाए, और उसमें आवाज़ नहीं जाएगी तो काम कैसे चलेगा। चलो, तो ये किसके लिए वैलिड है, नोट करके लिखो, इसके अंदर नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर, दिस मेथड यानी कि ये वाला मेथड, दिस मेथड इज जनरली used for, this method is generally used for essential singularity, essential singularity, essential singularity। तो essential singularity आपको चेक करनी आती है ना भाई, जब भी आपको मान लो कोई फंक्शन बोल रहा है, बोला है कि इस पे सिंगुलरिटी निकालो या रेजिड्यू निकालो, तो एक्सपेंशन करोगे। सिंगुलरिटी देखना, अगर आपके पास में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं तो एसेंशियल है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो रेजिड्यू। ठीक है, अब नीचे लाइन से लिखो, फॉर नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, लिखो फॉर एसेंशियल for non-essential singular point, another method is used another method is used to calculate residue, to calculate residue, to calculate residue। तो लिखो केस फर्स्ट, लिखो केस फर्स्ट, अलग अलग केस देखेंगे अपन, तो केस फर्स्ट लिखो इसके अंदर। किसके लिए है ये केस किसके लिए लिख रहा हूं मैं, नॉन एसेंशियल के लिए, ध्यान रखना ये नॉन एसेंशियल के लिए है। ठीक है, तो लिखो केस फर्स्ट, इफ जेड बराबर जेड नॉट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, इफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। कहने का मतलब कैसा पोल हो आपके पास में, सिंपल पोल, सिंपल पोल आपके पास हो। ठीक है, तो लिखो उस केस में जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड। वहाँ पे जो अपन बोलते थे ना ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो रेजिड्यू होता है। ये किसके लिए वैलिड है, दिस इज फॉर नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी या फिर सिंपल पोल के लिए। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ पोल फर्स्ट हो उसके लिए वैलिड है ये। तो एक तो हो गया मेथड फर्स्ट, ठीक, क्या तो हम इससे निकालें। मेथड सेकंड लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी किसके लिए वैलिड होगा, ऑर्डर ऑफ पोल फर्स्ट के लिए। तो लिखो सपोज ये कब वैलिड है, अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है तो सपोज आपके पास है आपके पास है एफ जेड इज इक्वल टू फाइव जेड अपॉन में, मतलब ऊपर भी क्या है तुम्हारे पास जेड का फंक्शन और नीचे भी क्या है तुम्हारे पास जेड का फंक्शन है। ठीक है, लिखो इफ एट जेड बराबर जेड नॉट इज ए सिंपल पोल, इफ एट जेड बराबर जेड नॉट इज ए सिंपल पोल, इज ए सिंपल पोल। और उस केस में ध्यान रखना सिंपल पोल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जेड नोट साई जेड नोट तो कितना बनेगा, 0 बनेगा, तभी तो सिंपल पोल आएगा, इनफाइनाइट बनेगा। एंड फाई जेड नोट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये भी 0 बन जाएगा तो 0/0 डिफाइन ही नहीं होगा तुम्हारे पास में। ठीक है, फाई जेड नोट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो, देन उस केस में रेजिड्यू एट जेड बराबर जेड नोट इज इक्वल टू फाई जेड नोट, जो भी वैल्यू आती है, अपॉन में साई डैश जेड नोट। वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ एफ जेड इज इक्वल टू 1/z - 1 z+1, फाइंड रेजिड्यू, फाइंड रेजिड्यू। इफ एफ जेड आपके पास ये हो तो रेजिड्यू फाइंड आउट करो। तो ये कैसी सिंगुलरिटी है भाई? देखो, सबसे पहले z बराबर 1 पे चेक करता हूं मैं, है ना। मतलब आप कैसे करोगे, क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी z - 1 z+1 इज इक्वल टू, तो z बराबर कितना आएगा 1 - 1। तो सबसे पहले 1 पे चेक कर लेता हूं मैं, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक, यहाँ पे z - 1 एफ जेड कितना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो एक तो रेजिड्यू ये आ गया तुम्हारे पास में, है ना। तो मैं लिख दूंगा दिस इज द रेजिड्यू एट z बराबर 1। दूसरा एट, तो रेजिड्यू एट z बराबर -1 क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू -1 z+1 एफ जेड z - 1 z+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 रखोगे तो -1/2, ये आंसर आ गया। ठीक, आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, डिटरमाइन सिंगुलर पॉइंट, डिटरमाइन सिंगुलर पॉइंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू, डिटरमाइन सिंगुलर पॉइंट and corresponding residue, corresponding residue लिखो, एफ जेड इज इक्वल टू z² साइन 1/z, z² साइन 1/z।
हो गया भाई। कौन सी सिंगुलरिटी है? हाँ, सिंगुलरिटी कौन सी है? नॉन एसेंशियल या एसेंशियल? एसेंशियल है। और जब एसेंशियल होगा तो अपन क्या चेक करते हैं? 1/z माइनस z नोट का कोफिशिएंट देखो, है ना। तो सबसे पहले ये हमें कैसे पता लगा एसेंशियल है? हमारे पास में ये फंक्शन दे रखा है, दैट इज द सीरीज फंक्शन। इसको एक्सपेंड कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा f(z) इज इक्वल टू जेड स्क्वायर साइन x का होता है x, दैट मीन्स 1/z माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल क्यूब प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, ये चलता रहेगा। इसको अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में z, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3z, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें क्या दिख रही है कि सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे होगा? एट z बराबर 0 रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी? सिंगुलरिटी तुम्हें मिलेगी ना। z बराबर 0 पे देखो, ये तो 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट बनाएगा, सिंगुलरिटी तुम्हारे पास मिलेगी, ठीक है। एंड ये जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स रखेगा तो सीधी सी बात है तुम्हारे पास क्या होगा? दिस इज द एसेंशियल सिंगुलरिटी। और जब एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है तो रेजिड्यू जब निकालते हैं, यहाँ पे z बराबर 0 है तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन z माइनस 0 का माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी कि माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। तो ये तुम्हारे पास में था नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के केस में, मतलब नॉन सिंगुलर नहीं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के केस में। नॉन एसेंशियल का एक केस मैंने देख लिया, जब आपके पास सिंपल पोल हो, लेकिन जब आपके पास में ऑर्डर ऑफ n पोल हो तब क्या करेंगे? तो लिखो इसके अंदर पोल ऑफ ऑर्डर n, केस सेकेंड। पोल ऑफ ऑर्डर n, पोल ऑफ ऑर्डर n। अगर आपके पास ऐसा होता है उस केस में जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू एट z बराबर z नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन dz n माइनस 1, ठीक, z माइनस z नोट की पावर n f z, z माइनस z नोट की पावर n एफ जेड, और लास्ट में क्या रखोगे भाई आप? z इज इक्वल टू, आप चाहो तो स्टार्टिंग में लगा दो, या एक काम करो आप ऐसे कर दो इसको, लिमिट z टेंस टू z नो, दैट इज द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z, ये ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपके पास में nth ऑर्डर का पोल हो तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे? n-1 बार, है ना। एक क्वेश्चन लिख लो, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 3 का स्क्वायर, जेड प्लस 1, जेड प्लस 1, ठीक। फाइंड रेजिड्यू एट जेड बराबर 3, फाइंड रेजिड्यू एट z बराबर 3, फाइंड रेजिड्यू एट z बराबर 3।
ये पूछा हुआ है भाई आरपीएससी के अंदर। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? यस, वेरी गुड, 15/16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखो इधर, देख लो इधर, तुमसे पूछा है रेजिड्यू निकालो एट जेड बराबर 3 के ऊपर। तो जेड बराबर 3 पे कैसा रेजिड्यू दिख रहा है तुम्हें? जेड बराबर 3 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर सेकंड। आप देख सकते हो डायरेक्टली 3 रखोगे तो इन्फाइनाइट बनेगा, लेकिन जब z-3 का स्क्वायर निकालूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और z बराबर 3 रखो ये 0 नहीं बनेगा। दिख रहा है साफ? तो जितना पावर होता है तुम्हारे पास उतना ही उसने ऑर्डर का होता है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। तो रेजिड्यू एट z बराबर 3 क्या होगा? फॉर्मूला लिमिट z टेंस टू 3 1 अपॉन फैक्टोरियल l-1, तो फैक्टोरियल 1, क्योंकि 2 ऑर्डर का है तुम्हारे पास में, एक बार उसका डिफ्रेंशिएट होगा, और यहाँ पे z-3 का स्क्वायर इंटू एफ जेड कितना है? z² अपॉन z+1 और z-3 का स्क्वायर, ये लो, यही तो है तुम्हारे पास। आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लिमिट z टेंस टू 3, कैसे करोगे? u अपॉन v से। तो ये क्या होता है? z+1 ऐसे के ऐसे, इसका कितना हो गया? 2z माइनस z² ऐसे के ऐसे, इसका कितना हो गया? अपॉन में z+1 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिमिट z बराबर 3 रखो तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और ये तुम्हारे पास 24 माइनस 9 अपॉन में 3+1 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स 15/16। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, फाइंड रेजिड्यू एट पोल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट फाइंड, इंपॉर्टेंट है, रेजिड्यू एट पोल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कोट पाई जेड अपॉन कोट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, कोट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। कहाँ पे है तुम्हारे पास सिंगुलरिटी? जेड बराबर कितने ऑर्डर का?
न्यू ओपन the current file is not saved, do you want to save? Yes. हाँ देखो इधर किया, ये क्वेश्चन बन गया नहीं बना? बन गया। सबसे पहले z बराबर a पे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे एट z बराबर a, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, सेकंड ऑर्डर पोल हो गया तुम्हारे पास। जब ये सेकंड ऑर्डर पोल हो गया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 d अपॉन डी जेड। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दो डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, कोट पाई जेड, ठीक। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई, और जेड की जगह a इंटू में यहां पे क्या आएगा, पाई। ये भी तो आएगा, इसका जब करोगे तो पाई भी बाहर आएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास में रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू a के ऊपर, ठीक है। दूसरा देखो, नाउ अगेन आपके पास क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू कितना है, कोट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। इसको कितना लिख सकता हूं मैं, कोस पाई जेड। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो लिख लो एक बार, जेड माइनस ए का स्क्वायर इंटू साइन पाई जेड, ठीक है। तो बताओ दूसरा कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है आपके पास में, साइन पाई जेड इज इक्वल टू, दैट मीन साइन एन पाई, ठीक है। तो पाई जेड बराबर हो गया एन पाई। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, जेड बराबर एन, और एन आपके पास कितना होगा 0, 1, 2, 3, ठीक। ये सबका क्लियर है। तो अब मुझे निकालना है, अच्छा जेड बराबर एन कैसा पोल है तुम्हारे पास, पोल ऑफ ऑर्डर 1। एक बार में तुम n बराबर 0 लोगे तो 1 ही आएगा, n बराबर 1 लोगे तो कितना आएगा, इसका भी तुम्हारे पास एक ही कंडीशन वैलिड है, 2 के लिए भी एक ही है, तो सिंपल पोल हो गया तुम्हारे पास, ठीक। अब देखो यहाँ पे, नाउ अब तुम्हें निकालना है रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू, या मैं इसको एक बार एफ जेड अलग से लिख देता हूँ, है ना। एफ जेड तुम्हारे पास है कितना है, देखो भाई इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख दूं इसको, बात वही है तुम्हारे पास में। और ये क्या बन गया तुम्हारे पास, अपॉन में साई जेड, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू कहाँ पे, एन के ऊपर, ये निकालना है। तो मैंने बताया हुआ है ये फाई एन अपॉन साई डैश एन। ये तब होगा जब पहले ये चेक करना है तुम्हें कि फाई एन तुम्हारे पास 0 नहीं बनना चाहिए। तो जेड बराबर एन रखो, तो कोस एन पाई कितना होता है, -1 टू दी पावर एन, कोस एन पाई यही होता है, कोस पाई होता है -1, कोस 2 पाई +1, कोस 3 पाई -1, तो -1 टू दी पावर एन। और यहाँ कितना होगा अपॉन में, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा केस क्या होना चाहिए, साई एन कितना होना चाहिए तुम्हारे पास में 0, ये तो 0 है ही साइन एन पाई की वैल्यू। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या कर सकता हूँ मैं, देखो तो ये आ जाएगा रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू फाई एन कितना आया, -1 टू दी पावर एन अपॉन में एन -1 टू दी एन माइनस ए का स्क्वायर इंटू साई डैश, तो इसका क्या होगा पाई, और वापस कोस पाई जेड, और जेड की जगह एन रखोगे तो ये हो जाएगा रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।
कोशिश किया करो, अगर समझ में आ रही है चीज़ें तो साथ के साथ में नोट करने का, ठीक। तुम बोल रहे हो कोस पाई जेड, इस पूरे को, हाँ नहीं, तुम ये बोलना चाह रहे हो, देखो इधर एक बार, ठीक, देखो इधर मेरे पास यह है एफ जेड इज इक्वल टू कोस पाई जेड अपॉन में ये तुम्हारे पास जेड माइनस ए का स्क्वायर और साइन पाई जेड। अब बोलो, अब क्या बोलना चाह रहे हो इसमें? हाँ, इस पूरे नीचे को तुम बोल रहे हो साई जेड मान लो, साई जेड, हाँ कोई बात नहीं, साई जेड मेरे पास हो गया जेड माइनस ए का स्क्वायर साइन पाई जेड, और बोल रहे हो ये तुम्हारे पास क्या हो गया फाई जेड, दैट इज द कोस पाई जेड, ठीक है, ये आप बोल रहे हो। अच्छा तुम बोल रहे हो अगर ऐसा मान ले, अब चेक करो क्या साई एन आपके पास कितना हो रहा है, जेड की जगह एन रखो, जीरो तो नहीं हो रहा, ये तुम्हारे पास जीरो हो रहा है, साइन एन पाई जीरो हो रहा है ना, ठीक है, जीरो होना चाहिए, और फाई एन आपके पास में नॉट इक्वल टू जीरो है, -1 टू द पावर एन, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। क्या किया तुमने? ऐसे अलग आ रहा है रेजिड्यू, रेजिड्यू अलग आ रहा है, तो फिर देखो ऐसा हो सकता है, वो मुझे देखना होगा कि आपके पास जो साई जेड होता है ना, जो साई जेड होता है उसमें वही टर्म लिया जाएगा जिससे रेजिड्यू बन रहा है। तो यहाँ पे रेजिड्यू किससे बन रहा है तुम्हारे पास में? हाँ नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, अभी हम ओनली एन पे फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, साइन जेड बराबर एन के ऊपर। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेजिड्यू किसकी वजह से आ रहा है? साइन पाई जेड, इस टर्म की वजह से आ रहा है। तो हो सकता है कि साई जेड को ही हम क्या माने, साइन पाई जेड, बाकी जो भी टर्म है वो किसके अंदर ले जाएंगे, फाई जेड के अंदर, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्या हुआ? हाँ इसका यस बिल्कुल u इंटू वी से होगा, करके देखो, अगर तुम्हारे पास सेम आंसर आता है तो ये भी कर सकते हैं फिर बाद में। देखो इधर, इधर देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो एक बार, इधर देखो, आपके पास क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू, तुम्हारे पास एफ जेड मत लिखो, सीधा वो लिख लो फाई जेड। फाई जेड आपके पास कितना था भाई? फाई जेड कितना था तुम्हारे पास, बोलो ऊपर वाला, कोस पाई जेड, और साई जेड आपने क्या माना था, साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो फाई एन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -1 टू द पावर एन, और साई डैश निकाल लो, साई डैश जेड कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका हो जाएगा पाई कोस पाई जेड, ठीक है, सेम आएगा मेरे हिसाब से आंसर। देखो हाँ आ रहा है सेम, ठीक है। बस तुम्हें तो ओनली इतना सा देखना है कि अगर सिंपल पोल है, ऊपर भी जेड का फंक्शन है, नीचे भी जेड का फंक्शन है, ये अप्लाई कर सकते हो, बस सिंपल पोल होना चाहिए, हर जगह मत कर देना, ठीक है। चलिए चले आगे भाई, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए रेजिड्यू एट इंफिनिटी, रेजिड्यू एट इंफिनिटी, रेजिड्यू एट इंफिनिटी, ठीक। तो इसके दो डेफिनेशन है, तो लिखो रेजिड्यू एट इंफिनिटी इज, मतलब रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट माइनस जेड एफ जेड, माइनस जेड एफ जेड।
माइनस जेड एफ जेड। ठीक, और करके लिखो, और लिखो नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, सेकंड डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 by z in the expansion in the expansion of fz for value of in the expansion of fz। बस इतना लिख लो। हो गया। जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पूछा हुआ था, इस बार था या फिर पहले था, इसमें ये हो गया। हो सकता है भाई वो इस बार आया हो, है ना। ये पिछली बार 2016 का पेपर है कि इनफाइनाइट पे रेजिड्यू क्या होगा, ये पूछा हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ आपको। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द रेजिड्यू एट इनफाइनाइट ऑफ फंक्शन, फाइंड रेजिड्यू एट इन्फिनिटी ऑफ फंक्शन, इन्फिनिटी ऑफ फंक्शन। पहला लिखो इसके अंदर z अपॉन में z माइनस ए जेड माइनस पी, जेड माइनस पी। निकालो रेजिड्यू। यही क्वेश्चन था आरपीएससी में, पर शायद देखना इस बार पूछा हुआ था, है ना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। Find residue at infinite of the function। हाँ देख लो एक बार, एफ जेड आपके पास क्या है, दिस जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस पी। सो रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट क्या होगा, माइनस जेड एफ जेड, माइनस जेड स्क्वायर एफ जेड क्या है ये जेड स्क्वायर, ये वैल्यू रखोगे तो इसमें क्या कॉमन लूँगा मैं, इसमें भी जेड इसमें भी जेड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाई जेड, 1 माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और साथ में तुम्हें क्या रखना होगा, उस फॉर्मूले में लिखा है ना मैंने, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड रेजिड्यू एट इनफाइनाइट, फाइंड at infinite to fz is equal to z cube minus z square plus 1 अपॉन में z cube, अपॉन में z cube।
क्या हुआ? क्या इसको जेड से ऊपर मल्टीप्लाई करने पे कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि दोनों तरफ बराबर पावर है तो कभी नहीं मिलेगा। नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर कम है तो आप उसे मिलेगा। तो इसको मैं क्या कर दूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? जेड क्यूब अपॉन जेड क्यूब कितना बचेगा? 1 माइनस 1/z प्लस, लिख सकता हूं ऐसा, दिस इज एफ जेड। देखो एक फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, क्या है? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ 1/z। दिस इज द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -1 या +1? +1। ठीक, तो आपने रेजिड्यू निकालना सीख लिया, तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन आप अब आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम लिख लो इसके अंदर। इफ ए complex function, if a complex function fz is not analytic, fz is not analytic at finite number of singular point, at finite number of singular points with a closed curve C, with a closed curve C, then closed curve C, then I is equal to, लिख लो, I is equal to close integration fz dz is equal to 2 pi iota into sum of residue at all singular point, sum of residue at all singular point इनसाइड C, जो कि C के इनसाइड हो, इनसाइड C। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक, चले आगे, लिखो क्वेश्चन लिखिए, गेट में पूछा हुआ है। लिखिए द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C e की पावर z अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 dz, और ये आपको दे रखा है C मोड z इज इक्वल टू 3/2। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा?
हाँ भाई, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, आंसर बताओ। एक सेकंड, पेन भूल गया। -2 पाई आयोटा इंटू ई। -2 पाई आयोटा इंटू ई, वेरी गुड। देखिए सॉल्यूशंस करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एफ जेड कितना है यहाँ पे, कंपेयर कर लो। आई बराबर एफ जेड डी जेड से, एफ जेड हो जाएगा ई टू द पावर जेड, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ठीक, इसके बाद में अब करते जाना नोट, ठीक है ना, जिससे अपन टाइमली जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अब कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है आपके पास में, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कर लोगे इसके टुकड़े, कितने होगा, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस 2 नहीं है, दिस इज -2 इज इक्वल टू 0। एक तो जेड बराबर 1 हो जाएगा और दूसरा जेड बराबर 2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। ठीक, अब सबसे पहला काम जो अपने को करना चाहिए था वो ये था, इसका कंटूर बना लो। तो इसका रेडियस कितना है, 3/2, ओरिजिन ओ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास दो सिंगुलरिटी हैं, एक तो z बराबर 1 और एक तुम्हारे पास 2। तो ये तो तुम्हारे पास क्या होगा, z बराबर 2 तो तुम्हारे पास में आउटसाइड हो जाएगा, तो इसके कारण तो निकालेंगे नहीं। मैंने डेफिनेशन में लिखवा रखा है इनसाइड सी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे अपन, रेजिड्यू निकाल लो। किसके लिए, z बराबर 1 के लिए क्या होगा। अब देखो z बराबर 1 इज ए सिंपल पोल, सिंपल पोल के लिए मैं ये निकाल सकता हूँ z टेंस टू 1, z माइनस 1 ई टू द पावर z अपॉन z माइनस 2 z माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 रखेंगे तो ई टू द पावर 1 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। सो आई बराबर कितना हो जाएगा, जितने भी रेजिड्यू आए एक के लिए आए उन सबका सम करो, मतलब एक ही है तो सम क्या करोगे 2 पाई आयोटा सम इंटू रेजिड्यू माइनस ई टू द पावर 1 माइनस 2 पाई आयोटा इंटू ई, 2 पाई आयोटा इंटू ई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अपन 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर यहीं से आएगा भाई, है ना। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, I इज इक्वल टू 2z प्लस 6, 2z प्लस 6 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 4 dz इंटीग्रेशन c, और ये आपके पास है c मोड z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। बता दीजिए जल्दी से। करो 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 करो, ऐसे जल्दीबाजी नहीं, इतनी जल्दी भी मत करो कि गलत करो। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? लेंदी हो गया क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करोगे, बन गया? हाँ, कितना आंसर आया? क्यों? देखो इधर इधर सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, x प्लस आयोटा वाई
माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक, इसको मैं लिखूंगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं 0 प्लस 1 तो सेंटर है एंड रेडियस आपके पास 2 है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा, दिस इज x y या z एफ जेड लिख देना, ठीक है ना। और ये ओरिजिन हो गया, कहाँ तक जा रहा है ये 1 तक, 1 2, इसको मैं 3 तक बना लूँगा क्योंकि इसका रेडियस कितना है तुम्हारे पास -1, यही तुम्हारे पास है। तो सेंटर तो कैसा बन जाएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा ना, नहीं आया समझ में भाई। तुम्हारे पास सेंटर तुम्हारे पास ये हो गया 1 0 और 2 रेडियस का है, तो 1 2 रेडियस ये हो गया, इसका 1 और 2 रेडियस ये हो गया। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, तो z बराबर कितना हो गया, मतलब z बराबर एक तो 2 आयोटा हो गया और एक -2 आयोटा हो गया। तो बताओ कौन सा आउटसाइड जाएगा, ये आउटसाइड हो गया क्योंकि ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ रहा है, ये इनसाइड हो गया। तो रेजिड्यू निकाल लो, कैसा है, सिंपल पोल है या फिर क्या है। तो लिमिट z टेंस टू 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा एफ जेड 2z प्लस 6 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ से z बराबर 2 आयोटा रखो तो ये हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 6, हाँ 4 आयोटा प्लस 6, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा, z बराबर 2 आयोटा रखेंगे तो 4 आयोटा। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 6 अपॉन में 4 आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा। ठीक, एक आयोटा से आयोटा, एक 2 से 2 तो 2 बचा, तो ये तुम्हारे पास हो गया। देखो ये 2 अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पाई आयोटा, क्योंकि पाई भी अंदर ले जाएंगे, और ये अंदर ले जाओगे तो प्लस में, चेक कर लो ये आंसर आ रहा है क्या, क्या दिक्कत थी भाई इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स का टेस्ट हो जाए तुम्हारा, ओनली कॉम्प्लेक्स का। इस शनिवार को तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, टॉपिक वाइज चलेंगे तो अपन 10 से 12 क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आसान मिलेंगे, उसी लेवल के मिलेंगे, तो जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड i इज इक्वल टू, फाइंड i इज इक्वल टू z4 e टू द पावर 1 बाई z dz इंटीग्रेशन। ठीक, और ये दे रखा है आपको c z इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो भाई।
आ गया भाई, 2 पाई आयट अपॉन फैक्टोरियल, यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखो अपन रेजिड्यू वाले मेथड से करना चाह रहे हैं तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सिंगुलरिटी कौन सी है। ठीक है, तो अभी तो तुम्हें पता नहीं लग रहा होगा, पता लग रहा है क्या? नहीं पता लग रहा होगा, है ना, क्योंकि z बराबर 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा, ये 0 बनेगा, तो अभी पता नहीं लग रहा। तो क्या करूँ फिर मैं? सीरीज फंक्शन है, एक्सपेंशन करो, तो सोचना ही नहीं है। तो ऐसे सोचोगे, ऐसे कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, या ऐसे अप्रोच सीखोगे तभी कर पाओगे। अगर ऐसे रैंडमली इसमें कोई भी मेथड लगा दोगे तो नहीं होगा। सीरीज दिखे, एक्सपेंड करो, खासकर इस मेथड के अंदर। तो 1 प्लस 1/z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 z स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 z क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 z4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 z5 प्लस, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा। ठीक, इसको अंदर ले जाओ, z4 प्लस z क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 1 अपॉन z क्यूब, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा। ठीक, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें कहाँ दिख रही है सिंगुलरिटी? सिंगुलरिटी कहाँ पे? एट z बराबर 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, अपोन में 0 है, इन्फाइनाइट, ऐड करोगे तो इन्फाइनाइट आएगा तुम्हारे पास में। ठीक, अब तुम्हें पता है ये वाला इतना पार्ट तुम्हारे पास कैसा है? प्रिंसिपल पार्ट कंटेन इन्फाइनाइट, चलता रहेगा इन्फाइनाइट टर्म्स। तो इसका मतलब कौन सा एसेंशियल हो गया तुम्हारे पास में? कौन सा सिंगुलरिटी? एसेंशियल सिंगुलरिटी। और जब ये एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा? जो रेजिड्यू होगा एट z बराबर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b1। अब b1 आप जानते हो, तो b1 कितना हो गया? सो i बराबर कितना हो गया? दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि पाई आइटा पर 60 आएगा शायद, देख लेना एक बार, है ना। फैक्टोरियल 5 120 होता है, एक क्वेश्चन और करके बताओ, आसान सा है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C e टू दी पावर 2z अपॉन में z प्लस 1 की पावर 4 dz। ठीक, और ये हो जाएगा Cz इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3। प्रिंटर वाली मशीन बंद है ना। e टू द पावर -2 कहाँ पे आएगा? ऊपर नीचे? यस वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? ये बनाओ, और इसका रेडियस तुम्हारे पास कितना है? 3। उसके बाद में कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगा भाई? z इज इक्वल टू -1, और z बराबर -1 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? इसके
अंदर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा z बराबर -1 क्या है? पोल ऑफ, क्या दिख रहा है तुम्हें? हमेशा ऐसा नहीं होता, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लूंगा कि लिमिट z टेंड्स टू -1, z प्लस 1⁴ fz कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 रखेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये तुम्हारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो ये तुम चेक करना, ध्यान रखना, है ना। अब तो इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि देखते ही पता लगना चाहिए, ऐसा ही नहीं उसको लिख रहे हैं उसको, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिड्यू z बराबर क्या होगा, 1/(n-1) फैक्टोरियल 3 d अपॉन, और यहाँ पे z प्लस 1⁴ इंटू में fz e⁴ 2z/z प्लस 1⁴ और लास्ट में z बराबर कितना रख दोगे, -1, ठीक। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/6, इसका तुम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, और e⁴ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, z बराबर -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ से, सो दिस इज द रेजिड्यू एट z बराबर -1, i बराबर कितना हो जाएगा, 2πi इंटू रेजिड्यू एट z बराबर -1, दैट इज 1/6 8 e⁻²। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस ही होगा, प्लस 8πi अपॉन में 3 e⁻, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, अब इसमें एक दिन और लगेगा क्योंकि अभी अपना इसमें डेफिनेट इंटीग्रल बचा हुआ है और एक f1x अपॉन f2x जिसमें लिमिट -∞ से +∞, वो वाला लिमिट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो वो अपन कल कंप्लीट कर देंगे और ट्राई करेंगे कल आपका साथ में कौन सा स्टार्ट हो जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास में स्पेशल फंक्शन, ठीक है, और इसी से ही तुम्हारे पास जुड़ा हुआ है ग्रीन फंक्शन, और इससे पहले स्टार्ट करेंगे तुम्हारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक। ये आपस में सब कनेक्टेड है, तो इसी तरह से अपन चलेंगे। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, उसके बाद में डिराक डेल्टा करेंगे, स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आपका स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो अपन इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना, शनिवार को तुम्हारा टेस्ट होगा। कैसे, किस चीज़ का तैयारी की है क्या? चलिए पर मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ पहले।